फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार वेलकम इन एक्सीलेंस एजुकेशन सेंटर बदरवास। नए टॉपिक कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्य के बारे में, शक्ति के बारे में, ऊर्जा क्या होती है। इन टॉपिक्स के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पिछली क्लास के बारे में मैंने जो बल पढ़ाया था, आपको बल क्या होता है, बल किस प्रकार किसी वस्तु पर कार्य करता है, इससे पहले मैं आपको बल की परिभाषा रिपीट कर देता हूँ। बल वह भारी कारक है जो किसी रुकी हुई वस्तु को चला दे या चलाने का प्रयास करे अथवा चलती हुई वस्तु को रोक दे या रोकने का प्रयास करे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल के द्वारा किसी वस्तु की जो अवस्था है या जो वर्तमान स्थिति है उसमें विस्थापन होता है, तो इसको हम कह सकते हैं बल। तो बल द्वारा किसी न किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है। जब हम किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर या किसी अन्य पिंड पर बल लगाते हैं तब उसमें कुछ न कुछ विस्थापन होगा। और बल एवं विस्थापन के गुणनफल को ही हम क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। कार्य को हम W द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ग। यानी कार्य क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल की दिशा में विस्थापन तथा बल के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। ये कार्य का सीधी सी परिभाषा है। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल की दिशा में ही विस्थापन होता है। मान लीजिए ये बल लगा रहा है इस तरफ, तो वस्तु इस तरफ ही जाएगी आपकी, तो इस दिशा में जो विस्थापन हुआ है, मान लीजिए पहले वस्तु इस स्थिति पर थी, कुछ समय बाद वस्तु इस स्थिति पर आ गई, तो इस स्थिति में क्या होगा? वस्तु पर कुछ कार्य किया जा रहा है, तो कुछ बल द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, तो बल को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं F.T। अब दूसरी स्थिति ये होती है कि यदि मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, यहाँ पर रखी हुई है m द्रव्यमान का ये पिंड है। अगर मान लीजिए इस पर बल लगा है और यदि इसका विस्थापन इस दिशा में ना होते हुए इसका विस्थापन थीटा कोण पर हो जाता है, जो वस्तु का विस्थापन है यदि वह थीटा कोण पर हो जाता है, तो इस प्रकार क्या होगा? देखिए मान लीजिए ये वस्तु का विस्थापन थीटा कोण पर हो गया, वस्तु यहां आ गई, मान लीजिए ये वस्तु, तो यहां पर देखा आपने कि यहां से इस वस्तु का जो विस्थापन होता था, क्योंकि बल हमने इस दिशा में लगाया था और वस्तु का विस्थापन इस दिशा में हो गया, मान लीजिए ये D। तो इस स्थिति में जो बल लगेगा इसके इस जो विस्थापन का जो आपका x अक्ष की दिशा में या विस्थापन का जो बल की दिशा में जो घटक होगा वो कार्य करेगा। अगर मान लीजिए इस दिशा में इसका घटक क्या होगा? d cos थीटा। क्या होगा? d cos थीटा। इसके लंबवत घटक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? d sin थीटा से। तो जो विस्थापन, जो अधिकतम विस्थापन जो प्राप्त होता है वो हमको बल की दिशा में विस्थापन होने से प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इस स्थिति में जो हमको बल प्राप्त होगा उसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं F D cos थीटा। यानी इसको हम अगर सदिश रूप में व्यक्त करें तो F वेक्टर डॉट D वेक्टर द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी यह बल तथा विस्थापन का एक अदिश गुणनफल होता है, कार्य। तो कार्य को हम इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कार्य क्या होता है? बल एवं विस्थापन का एक अदिश गुणनफल होता है। या इसको हम F.D वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बल लग रहा है वो थीटा कोण पर लग रहा है और जो विस्थापन हो रहा है वस्तु में थीटा कोण पर हो रहा है। तो इस स्थिति में ये d cos थीटा इसके साथ कार्य करेगा और इस स्थिति में जो बल लगेगा, इस पर जो नेट बल लगेगा वो F, और इसका जो विस्थापन का घटक है d cos थीटा, इसके गुणनफल को हम कार्य कहेंगे। कार्य को हम जूल में नापते हैं। कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल।
इसे कैपिटल जे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये इसका एसआई मात्रक होता है जूल, इसका सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। तो इसको समझने के लिए यहां पर देखें, 1 जूल यानी 1 जूल का जो मान होता है, यानी 1 जूल की जो वैल्यू होती है वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होती है। ये रिलेशन हमको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो 1 जूल की जो वैल्यू होती है वो कितनी रहेगी आपकी 10 की घात 7 अर्ग। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो हमने कार्य के बारे में जाना। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो बल की दिशा में जो विस्थापन होता है, तब बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। और यदि विस्थापन किसी बल की दिशा से किसी थीटा कोण पर होता है, तब वस्तु का जो कुल कार्य होगा वो बल तथा विस्थापन के x दिशा में जो घटक होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं इस प्रकार। हमने 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। तो ये हमने कार्य देखा, कार्य की डेफिनेशन देखी, कार्य की संकल्पना किस प्रकार होती है। अब देखिए कार्य के प्रकार, कार्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए कार्य के प्रकार, पहला प्रकार धनात्मक कार्य। पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क हमको कब प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हम यहां से इधर की ओर विस्थापित करना चाहते हैं, इधर। तो मान लीजिए इस पे बल लगाया F, और यदि इसमें जो विस्थापन है, इस वस्तु में जो विस्थापन है वो इस दिशा में ये वस्तु विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में हमने बल लगाया है। तो इस स्थिति में क्या होता है, बल और जो विस्थापन के बीच का जो कोण होता है वो थीटा होता है। देखें इसके बीच और इसके बीच मान लीजिए कार्य निकाल रहे हैं, तो कार्य का हम अभी व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं, एफ डी कॉस थीटा। तो धनात्मक कार्य की स्थिति में क्या होगा, वस्तु में विस्थापन बल की दिशा के साथ ही होगा। मतलब जिस दिशा में हम बल लगाएंगे उसी दिशा में हमको वस्तु में विस्थापन प्राप्त होगा। तो जिस दिशा में हमने बल लगाया उसी दिशा में वस्तु में विस्थापन हुआ। तो इस प्रकार देखो बल की दिशा भी ये है और विस्थापन की दिशा भी इस प्रकार है। तो F और D के बीच जो थीटा बनेगा आपका वो 0 होगा। क्या होगा, 0। तो इस स्थिति में जो कार्य होगा cos 0 का मान आप सभी जानते हो, cos 0 का मान 1 होता है। तो ये यहाँ थीटा की जगह अगर मान लीजिए cos 0 रख देंगे, cos 0, तो ये cos 0 का मान 1, यानी हमको जो मैक्सिमम वर्क प्राप्त होगा वो FD प्राप्त हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो अधिकतम कार्य प्राप्त होता है इसी को हम धनात्मक कार्य या पॉजिटिव वर्क देखते हैं। तो क्या है कि जिस दिशा में यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसी दिशा में अगर बल की दिशा में ही परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में जो कार्य प्राप्त होगा वो धनात्मक कार्य कहलाएगा। इस स्थिति में बल और विस्थापन के बीच जो थीटा का मान होता है वो 0 होता है और cos 0 1 होता है, इसलिए इसका ये अधिकतम मान जाएगा। अब इस स्थिति में यदि हम उदाहरणों की चर्चा करें तो मान लीजिए यदि हम किसी m द्रव्यमान की वस्तु को किसी ऊंचाई से नीचे ला रहे हैं, m द्रव्यमान की कोई पिंड है, इसको ऊंचाई से जमीन पर फेंक रहे हैं, तो इसमें एक और बल कार्य करेगा जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जी नीचे की ओर कार्य करेगा या गुरुत्वीय बल जो कार्य करेगा वो नीचे। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि गुरुत्वीय बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो धनात्मक कार्य होगा।
इस स्थिति में जो गुरुत्वीय बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो किस प्रकार का कार्य होगा? आपका धनात्मक कार्य होगा। इस प्रकार के कार्य को हम क्या कहेंगे? धनात्मक कार्य। तो ये आपकी पॉजिटिव या धनात्मक कार्य की संकल्पना हुई। जब हम किसी बैट द्वारा, जब हम किसी क्रिकेट में बैट द्वारा बॉल पर बल लगाते हैं तो आपने देखा होगा जिस दिशा में हम उस पर बल लगाते हैं बैट के द्वारा, अगर विस्थापन उसी दिशा में हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमारे द्वारा पॉजिटिव कार्य किया जा रहा है। यानी जिस दिशा में अगर हम विस्थापन चाहते हैं बल के द्वारा उसी दिशा में विस्थापन हो तो इस तरह के कार्य को हम क्या कहेंगे? धनात्मक कार्य। तो गुरुत्वीय बल द्वारा अगर पिंड को ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो नीचे की ओर जो गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य होगा वो किस प्रकार का कार्य होगा? आपका धनात्मक कार्य कहलाएगा। दूसरा होता है आपका ऋणात्मक कार्य। दूसरा जो प्रकार होता है कार्य का वो होता है आपका ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य यानी नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में क्या होगा? देखें, अगर मान लीजिए किसी वस्तु, कोई पिंड है, कोई वस्तु है, इसको हम इस तरफ विस्थापित करना चाहते हैं, इस तरह, इस डायरेक्शन में कोई बल लगा और वस्तु में विस्थापन इधर की ओर हो जाता है, यानी वस्तु में जो विस्थापन होता है वो इधर। वस्तु में विस्थापन तो हुआ लेकिन क्या हुआ? उल्टी डायरेक्शन में हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो इस स्थिति में जो थीटा का मान होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी बल इस दिशा में लगा रहे हैं हम, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, यानी बल की दिशा ये और विस्थापन की दिशा ये। तो इस स्थिति में जो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण क्रिएशन होगा वो 180 डिग्री होगा। और हम जानते हैं cos 180 का मान होता है -1। कितना होता है? -1। तब इस स्थिति में क्या होगा? जो कार्य किया जाएगा FD cos 180, यानी इसका मान माइनस, तो ये आ जाएगा FD -1 यानी -FD। यानी इसका जो व्यंजक प्राप्त होगा वो कितना आ जाएगा आपका? W = -FD। तो इस स्थिति में हमको कैसा कार्य प्राप्त हुआ? नेगेटिव वर्क प्राप्त हुआ, ऋणात्मक कार्य प्राप्त हुआ। तो इसी को हम ऋणात्मक कार्य कहते हैं। यदि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तथा विस्थापन बल के ठीक विपरीत दिशा में हो तो इस स्थिति में किए गए कार्य को हम नेगेटिव वर्क बोलते हैं। इसकी कुछ उदाहरण देख लेते हैं किस प्रकार इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर ले जाना है तो इसमें जो नीचे की ओर जो बल ये कार्य होगा, एक तो हम ये बल लगा रहे हैं इस पे, वो तो ऊपर की ओर ले जाना चाह रहा है, लेकिन इसमें जो जीत या जो दो त्वरण बल लगेगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, वो इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा, यानी इसको रोकने का प्रयास करेगा, यानी इसमें जो विस्थापन होगा वो इसके विपरीत दिशा में है। तो इस प्रकार के कार्य यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गुरुत्वीय बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा इसको हम ऋणात्मक कार्य कहेंगे। दूसरी स्थिति आपने देखा होगा कई बार, जब किसी पिंड को किसी सतह पर सरकाया या खिसकाया जाता है तो इस स्थिति में एक गति विरोधी बल जिसे हम घर्षण बल कहते हैं वो भी इस दिशा में कार्य करता है।
तो इसकी दिशा और इस बल की दिशा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस घर्षण बल द्वारा इस स्थिति में किया गया कार्य भी आपका कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। इस स्थिति में आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो हम समझ चुके हैं ऋणात्मक कार्य क्या होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है, तो इस स्थिति में जो कार्य प्राप्त होगा वो कितना होगा, आपको ऋणात्मक कार्य प्राप्त होगा। इसका लास्ट जो है वो है शून्य बल, शून्य कार्य। शून्य कार्य मतलब जीरो वर्क, जीरो वर्क, जीरो वर्क। इस स्थिति में क्या होता है कि वस्तु पर जो बल लगता है वस्तु के ठीक लंबवत लगता है। जैसे मान लीजिए हमने कई बार देखा है कि अगर इस कोई यहां पर पिंड रखा हुआ है, पिंड, ये कोई सतह है, तो या तो इसके ऊपर की ओर बल लगेगा, तो वस्तु की स्थिति में, इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु में कोई विस्थापन नहीं होता है। तो इस प्रकार के बल को हम क्या, इस प्रकार के बल द्वारा कोई विस्थापन नहीं होता, विस्थापन नहीं होता तो कार्य क्या कहलाता है, आपका शून्य कार्य कहलाता है। यानी इस स्थिति में, शून्य कार्य की स्थिति में विस्थापन शून्य होता है। किसी वस्तु का विस्थापन क्या होता है, शून्य। विस्थापन कैसे शून्य होता है, जैसे मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन से कोई पुली अपने ऊपर कुछ वजन रख के लाता है, तो वो उसमें कोई वस्तु की स्थिति में कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में जो कार्य होगा वो शून्य होगा। और दूसरी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है, कोई कण क्या कर रहा है, वृत्तीय गति, ये इसका वृत्त का सेंटर है, इस प्रकार ये कोई कण वृत्तीय गति का, तो इस पॉइंट पर जो वेग होगा वो इस प्रकार होगा, यानी बल की दिशा। अब इसमें एक अभिकेंद्रीय बल और लगता है इसमें, तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा ही, अभिकेंद्रीय बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो भी शून्य कार्य होता है। जैसे इस प्रकार ये, तो ये हमेशा वस्तु के वेग पर लंबवत लग रहा है, देखो केंद्र की ओर, तो इस प्रकार के बल द्वारा भी जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहेंगे, शून्य बल। यानी जब यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं हम, तो बल लगाने से उसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, वस्तु एज इट इज है, तो इस प्रकार हम उसमें कह सकते हैं कि उसके द्वारा जीरो वर्क किया जा रहा है। तो जब किसी वस्तु द्वारा या किसी बल द्वारा किसी वस्तु में कोई विस्थापन नहीं होता है या उसके लंबवत जो बल का घटक होता है वो लंबवत कार्य करता है, तो इस प्रकार के घटक द्वारा जो कार्य किया जाता है वो शून्य कार्य होगा। यानी हमने अभी देखा था जब कोई वस्तु थी, यदि उसका थीटा कोण पर, मान लीजिए यहां से कोई वस्तु इधर ना जाते हुए इस कोण पर गई, तो इसके हमने F बल के, यानी इसका ये घटक हुआ तो ये d थीटा कोण पर, तो इसका ये d cos थीटा हमारे काम का घटक था, तो d sin थीटा क्या था, इसके लंबवत घटक था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इस घटक द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो शून्य कार्य है। यानी यदि किसी वस्तु पर कोई लंबवत बल लगता है तो इस स्थिति में वस्तु में शून्य विस्थापन होता है, और इस स्थिति में जो कार्य प्राप्त होता है वो शून्य कार्य कहलाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कार्य हमने पढ़ा। अब नए टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी। एनर्जी, तो ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी कार्यकर्ता की कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा, यानी ऊर्जा, एनर्जी।
अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति में अगर कुछ कार्य करने की वो क्षमता रखता है, अपना कार्य करने की कुछ कैपेसिटी रखता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम? ऊर्जा। ऊर्जा को किस में नापते हैं? जूल में। हमने अभी देखा था कार्य को भी जूल में नाप रहे थे, और जो ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है? जूल। यानी ऊर्जा को भी हम जूल में नापते हैं। और इसके अगर विमीय सूत्र की बात करें हम, तो इस कार्य का विमीय सूत्र या इसका विमीय सूत्र क्या होता है? देखें, ml स्क्वायर t की पावर -2। इसका ये जो विमीय सूत्र होता है वो ये होता है, ये मात्रक और ये इसका विमीय सूत्र। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऊर्जा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा जब किसी वस्तु में अपनी स्वयं की बनावट या उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें संचित होती है या निहित होती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है आपका गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसको हम P द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, mgh, और इसको हम काइनेटिक एनर्जी यानी K द्वारा 1/2 mv स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को अगर हम उसकी विशेष स्थिति पर ले जाएं या कुछ h ऊंचाई पर ले जाएं, तो उसमें कुछ ऊर्जा संचित हो जाती है। इसी प्रकार की उसकी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब जब किसी वस्तु में या किसी पिंड में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। और अगर मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है या किसी विवेग से चल रहा है कोई यंत्र विमान का पिंड, तो उसकी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा स्वयं निहित हो जाती है, इस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इसको हम K द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, K = 12 mv²। इसका गणितीय सूत्र होता है, इसको हमें याद रखना है और इसको भी याद रखना है। यहाँ पर m द्रव्यमान है किसी भी वस्तु का, g गुरुत्वीय त्वरण, और h उसकी विशेष स्थिति में जो ऊंचाई रहेगी वस्तु की वो है। तो इस प्रकार हमने यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को समझा। अब एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर एक बांध बनाया जाता है, तो उस पर अगर बहुत सारा पानी एकत्रित कर लें उसमें, तो कुछ उसकी विशेष स्थिति के कारण क्या आ जाएगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा में बदल लेंगे, और फिर गतिज ऊर्जा को हम कई प्रकारों में उसका उपयोग कर सकते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा कई प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे टरबाइनों को घुमाकर हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदला जाता है। तो यहाँ पर हम एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे रूप में आसानी से बदल सकते हैं। ये स्थितिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, इसका हमें ध्यान रखना है। और स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण और स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग को आपने देखा होगा, उसमें ऊर्जा अपने आप संचित रहती है। अगर मान लीजिए उसको दबा दें या खींच दें, तो उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो अपनी पूर्व अवस्था में आ सके। तो वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो जो गति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? गतिज ऊर्जा। अब बात करते हैं हम ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा
संरक्षण नियम, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार जो ब्रह्मांड की जो समस्त ऊर्जा है उसको ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, केवल हम उसके एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करके उपयोग कर सकते हैं। यानी इस नियम अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल हम क्या कर सकते हैं, उसके एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी इस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण के नियम द्वारा हम, जैसे मान लीजिए किसी बांध में पानी भरा है तो उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। अब उसकी गतिज ऊर्जा में बदला उस पानी को, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के द्वारा क्या किया, उसको टरबाइनों को घुमाया, यानी टरबाइनों को घुमाकर किस में बदला गया, उसकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। किसमें? विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा द्वारा हमको क्या, कौन सी ऊर्जा प्राप्त हुई? प्रकाश की ऊर्जा। क्या हुई? प्रकाश। तो इस प्रकार जो ऊर्जा होती है आपकी वो चेंजेबल रहती है। हम सिर्फ इसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं और ना तो इसे कम कर सकते हैं और ना ज्यादा कर सकते हैं। तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। कुछ हमारे पास कई उपकरण होते हैं जिनके द्वारा हम कई प्रकार की ऊर्जाओं को एक दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जनरेटर होता है, जनरेटर। जनरेटर को जनित्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र। इसको जनित्र द्वारा क्या होता है, या इसका एक और नाम डायनेमो भी बोल सकते हैं, जनरेटर। तो देखें जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। किस में बदलता है? विद्युत। यानी जनरेटर को हम किसी भी साधन द्वारा घुमाते हैं, चाहे आपके पंप द्वारा घुमाओ, चाहे आपका किसी भी अन्य साधन द्वारा घुमाओ, हम उसे जनरेटर को घुमाएंगे और उसके द्वारा हमको क्या प्राप्त होगी? विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। एक और हमारा यंत्र होता है मोटर, यानी डीसी मोटर जो होती है आपकी, आपने देखा होगा। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम विद्युत ऊर्जा इसमें देते हैं और इसके द्वारा हमें कार्य प्राप्त होता है। विद्युत ऊर्जा के द्वारा क्या प्राप्त होता है? कार्य। यानी ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसी प्रकार जो मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यानी इन यंत्रों को हमको ध्यान रखना है कि ये यंत्र किस प्रकार कौन सी ऊर्जा बदलते हैं। अब आपने देखा होगा आपका जो माइक्रोफोन लगा रहता है, मोबाइल में लगा रहता है माइक्रोफोन। इसका काम क्या है? ये क्या करता है? माइक्रोफोन क्या करता है? जो हमारी ध्वनि ऊर्जा होती है, यानी मोबाइल में जो ध्वनि ऊर्जा होती है, अब ध्वनि ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तक तो नहीं जा सकती है। तो हमारा जो मोबाइल सिस्टम होता है उसके जैसे ही हम आप बोलते हैं वो क्या करता है? ये ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में क्या होती है? विद्युत ऊर्जा में होती है आपकी विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा में होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। और ये बिना थके, बिना एनर्जी लॉस किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसी तीव्रता के साथ पहुंचती है। अब फिर माइक्रोफोन लगा रहता है, रिसीवर के पास एक और उपकरण लगा रहता है जिसे हम लाउड स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाउड स्पीकर।
लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर ठीक इसके उल्टा काम करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? फिर से इस विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा को बदलता है आपकी ध्वनि ऊर्जा। किसमें? ध्वनि ऊर्जा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपका माइक्रोफोन है और जो लाउड स्पीकर है, ये बहुत ही उपयोगी उपकरण होते हैं और इनके द्वारा ऊर्जा को एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जाता है, जिससे हमें उपयोग करने में बहुत आसानी होती है। और भी कई उपकरण हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास मोमबत्ती है। मोमबत्ती क्या करती है? मोमबत्ती में क्या है? मोमबत्ती में कुछ ऐसे रसायनों से मिलकर बनती है जो जले जिससे प्रकाश उत्पन्न हो। यानी मोमबत्ती द्वारा क्या करते हैं हम? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? मोमबत्ती द्वारा उसे प्रकाशीय ऊर्जा में बदला जाता है। तो इस प्रकार हमने ऊर्जा का रूपांतरण देखा, ऊर्जा संरक्षण नियम देखा, ऊर्जा क्या होती है। तो इस प्रकार अब हम आते हैं शक्ति पर। शक्ति देखते हैं तो शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है कार्य करने की दर। क्या होती है? शक्ति बराबर लिख सकते हैं हम कार्य बटे समय। शक्ति यानी पावर, कार्य करने की दर। अभी ऊर्जा में क्या था? कार्य करने की क्षमता। और शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, यानी W अपॉन T। ये होती है आपकी क्या? कार्य करने की दर। इसको हम क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। यानी कितने समय में आप कितना कार्य कर पा रहे हो, इस दर को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति में क्या होता है? देखें, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कार्य को हम जूल में नापते हैं, तो समय को सेकंड। तो इस प्रकार जो जूल प्रति सेकंड है, इसको कहते हैं हम वाट। क्या कहते हैं? वाट। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि जो 1 HP यानी एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? आपकी 746 वाट के। किसके बराबर होती है? 746 वाट। किसके बराबर होती है? इसको हम 1 HP द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 HP बराबर 746 वाट। ये आपकी क्या होती है? शक्ति होती है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो धन्यवाद साथियों, आज मैंने कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर लिया आपका। आगे भी इसी तरह आपको समझाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।